नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से कविता प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आप अगले 1 घंटे हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके जरिए आप हमसे जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। एक फ़ोन लाइन नंबर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, उस पर अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे साथ जुड़ने का तरीका और आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। लेकिन उसके पहले एक बार इस बीच बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। और आज रिकॉर्ड लेवल्स दिखे ज़रूर, निफ्टी पहली बार 23,000 के पार निकला, लेकिन फिर उसके बाद हम करेक्शन भी देख रहे हैं और ऊपरी स्तरों से करीब 40 अंकों की गिरावट भी देखने को मिल रही है। और इस वक्त अब देखें तो एक दायरे में काफ़ी फ्लैटिश कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 22,928 के पास इस वक्त निफ्टी कारोबार कर रहा है। और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से वीकनेस आई है, 150 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। अब अभी फिलहाल लाल निशान में कारोबार कर रहा है। तो बैंक निफ्टी से जो दबाव आया उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि निफ्टी में भी प्रेशर गहराया है, लेकिन सपाट है, ज़्यादा बड़ी गिरावट फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। और सुबह जब हमने बात भी की थी तो इसी तरह के संकेत भी मिल रहे थे बाजार के लिए, क्योंकि अभी नतीजों से पहले, चुनावी नतीजों के पहले हम देखेंगे कि इस तरह का उतार चढ़ाव मार्केट में बना रहेगा। ये तभी सभी एक्सपर्ट मान के चल रहे हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी देखेंगे, इंडिया विक्स तो करीब 2% ऊपर है, किसके ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। और ये हमेशा हुआ, ये ट्रेंड हमेशा देखने को मिला है कि नतीजे आने पहले वॉलेटिलिटी काफ़ी हावी रही और इंडिया विक्स में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। ये देखिए अपने ऊपरी स्तर पर इस वक्त इंडिया विक्स है। तो बाजार में उतार चढ़ाव वाजिब भी है, लेकिन इसमें परफॉर्म जो कर रहे हैं जो शेयर, वो एक बार देख लेते हैं। एल&टी, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेज, अल्ट्राटेक, एसबीआई, ये स्टॉक हल्की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वहीं अदानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर, श्रीराम फाइनेंस और हीरो मोटोकॉर्प में कमजोरी देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा कमजोरी है एफएमसीजी स्टॉक्स में। रियल्टी स्टॉक्स और ऑटो स्टॉक्स आज नहीं चल पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मेटल स्टॉक्स लगातार दूसरे दिन हम तेजी देख रहे हैं। सरकारी बैंकों में भी आज अच्छी बढ़त है और कुछ चुनिंदा सरकारी कंपनियों में भी हम आज अच्छी बढ़त के साथ कारोबार देख रहे हैं। अगर मार्केट का अंडरटोन देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक ही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक स्टॉक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। 1:1 का मार्केट ब्रेथ है, तो बाजार की टोन भी ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहने की सलाह इस वक्त एक्सपर्ट देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन भी देखेंगे तो वायदा बाजार में अभी ज़्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो यह है इस वक्त का बाजार का सेटअप। उतार चढ़ाव बना हुआ है, रिकॉर्ड लेवल्स हमने टेस्ट किए, लेकिन हल्की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है मार्केट में। चलिए अब एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ फंडा एक्सपर्ट संतोष सिंह और फिनवर्सिफाई से ध्वनि पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का एक बहुत बहुत स्वागत है शो पर। ध्वनि, क्या व्यू? ओके, ध्वनि हमारे साथ नहीं जुड़ पाई, लेकिन संतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका बाजार में? रिकॉर्ड लेवल्स तो देखे 23,000 के पार निकला आज बाजार, लेकिन अब वहां से ऊपरी स्तरों से वापस से थोड़ा करेक्शन आ रहा है। तो क्या ये अभी अगले 10 दिनों तक हम इसी तरह का मोमेंटम देखेंगे? और जो बाकी की तेजी है वो क्या चुनाव के बाद आप एक्सपेक्ट करें या फिर चुनाव के बाद अभी माहौल थोड़ा और ठंडा हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी तो रहेगी एटलीस्ट चुनाव तक, क्योंकि इवेंट एक रिस्क रहता है और उस रिस्क को का अगर रिफ्लेक्शन देखें तो विक्स पे है और विक्स जो है 52 वीक्स हाई के आसपास है। तो वोलेटिलिटी रहने वाली है, लेकिन अगर आप टोटल वोलेटिलिटी के बीच में अगर देखें तो इंडेक्स जो है नए हाई पे एटलीस्ट निफ्टी है। मुझे लगता है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां देख लें, डिफेंस की है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनियां हैं, उसमें जो है काफ़ी रुझान देखने को मिल रहा है, काफ़ी ट्रैक्शन मिल रहा है। नंबर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। इवन फॉर दैट मैटर डिफेंस भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग्स अच्छे कर रहे हैं। तो जहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा और वैल्यूएशंस ध्यान रखने पड़ेंगे, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस सारे स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग एज ए होल काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरा जो रेलवे, डिफेंस, लेकिन थोड़े वैल्यूएशंस एक्सुबरेंटली हाई हो गए हैं, तो वहाँ पर आपको, और पावर सेक्टर जहाँ पर रिन्यूएबल फोकस ज़्यादा है पावर में, उस वो चीज़ें थोड़ी अच्छी लग रही हैं। स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जिस तरह से सरकार का फोकस है। अगर गवर्नमेंट रिपीट करती है तो आई थिंक जितना भी नाम लिए हमने सेक्टर के, वो सेक्टर अच्छे करने चाहिए।
बाजार पर ये व्यू और दर्शकों के सवालों को लेना शुरू कर रहे हैं उससे पहले, क्योंकि तिमाही नतीजों का एक मौसम है और ऐसे में तमाम मैनेजमेंट भी हमारे साथ इस शो में जुड़ते हैं। तो आज चौथी तिमाही में मैक्स हेल्थ के नतीजों पर हम बात करेंगे और आय और कामकाजी मुनाफे में 16% की बढ़ोतरी भी देखी गई है। मार्जिन में कोई बदलाव हालांकि नहीं हुआ है और इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ अभय सोई जुड़ गए हैं। अभय, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और नंबर्स की जब अब हम बात करें तो ग्रोथ रेवेन्यूज़ के लिहाज से और एबिटा के लिहाज से डबल डिजिट है, लेकिन बॉटम लाइन में ईयर ऑन ईयर के लिहाज से अगर हम देखें तो थोड़ी सी कमज़ोरी और कमी आती हुई हमें दिखाई दी है। तो इसको ज़रा समझाएं कि किस वजह से ये इम्पैक्ट देखा गया है पैट में अब की बार। नमस्कार। हमारा जो हमारी जो एबिटा में वृद्धि हुई है वो 16% हुई है पिछले साल के बराबर में। और जैसे आपने कहा कि नेट प्रॉफिट में ऐसा नहीं हुआ। ये इसका एक ही कारण है कि टैक्स जो था वो हायर टैक्स हमको लगा इस साल, और इसी की वजह से नेट प्रॉफिट एबिटा की लाइन में नहीं ग्रो किया। एबिटा अच्छा ग्रो किया है, हमारा टॉप लाइन भी, रेवेन्यू भी ग्रो किया है 15 से 16%, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो हायर टैक्स की वजह से नहीं। सर, और एक चीज़ मुझे बताइए कि हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं जो एवरेज रेवेन्यू है पर ऑक्यूपेंसी बेड को लेकर, उसमें अच्छी ग्रोथ हमें नज़र आई है और इसमें हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर उसका असर भी इन नतीजों में हम देख पा रहे हैं। जो चौथी तिमाही है में उसमें बेड ऑक्यूपेंसी 75% से ज़्यादा रही है और जो हम फ़िलहाल देखें नए हॉस्पिटल का जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपेंसी बेड ये भी 46 लाख से ज़्यादा रहा है। तो इस लिहाज से चूँकि आप सभी के कैपेक्स का भी एक मोर्चा है जहाँ पर प्लानिंग चल रही है, प्राइस हाइक, इन सारे फैक्टर्स को देखें तो किस तरह का आउटलुक का आगे नजर आता है? तो पिछले एक साल में अगर आप हमारा आरपॉप, जैसे आपने ठीक बोला, आरपॉप अच्छा ग्रो किया, और इसलिए अच्छा ग्रो किया और दिखता है इसलिए अच्छा ग्रो किया कि वहाँ पे हमारे पास कोई आइडल कैपेसिटी नहीं थी जिससे हमारा ऑक्यूपेंसी ज़्यादा ग्रो कर पाए। जब ऑक्यूपेंसी ग्रो नहीं कर पाती तो फिर मानने की बात है कि आरपॉप ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि जो बड़ी सर्जरी होती हैं, जो इंटरनेशनल पेशेंट्स होते हैं, उन सबको प्रायोरिटी मिलती है इसमें। लेकिन अब जैसे कैपेसिटी आपने ठीक बोला कि हमने ऐड करी है एक्विजिशंस के थ्रू। जब ये कैपेसिटी आएगी तो इससे हमें आइडल कैपेसिटी भी मिलती है। हमारी 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है हॉस्पिटल्स की, और जो 2 एक्विजिशंस की हैं उसकी लगभग 65% है। लेकिन मेरा मानना है कि ये साल के अंदर ये भी बाकी 2 भी 75% तक पहुंच जानी चाहिए। तो इसकी भी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी और भी कैपेसिटीज आ रही है। इसके अलावा जहाँ तक प्राइस इंक्रीज की बात है, प्राइस 2-2.5% साल में का फर्क पड़ता है प्राइस का रेवेन्यू पे, और हर साल वो उतना ही होता है और साल में एक बार होता है। तो वो मेरे ख्याल कंटिन्यू करेगी चीज, हर साल 2-2.5% जो हमारी इन्फ्लेशन है, कॉस्ट इन्फ्लेशन है, उसको वो सपोर्ट करता है। लेकिन उसके अलावा जो भी ग्रोथ है वो रियल ग्रोथ है। रोबोटिक्स डबल हुए हैं, ऑन्कोलॉजी ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो कर रहा है 20-25% पे। तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है हायर आरपॉप और हायर मार्जिन। अभय जी, मैक्स लैब्स में हमने देखा कि लगातार 20% से कंपनी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। मैक्स लैब के ग्रोथ प्लान्स को लेकर क्या योजना है आपकी, और क्या एक और अपडेट लेना चाहेंगे प्राइस हाइक को लेकर? क्या चौथी तिमाही में आपने कोई प्राइस हाइक लिया है? जब ये मार्केट नहीं भी ग्रो कर रही थी और तब भी हम 25-27% से ग्रो कर रहे थे, आज भी 25-27% से ग्रो कर रहे हैं। जहाँ तक अस्पताल है, हमारे हर अस्पताल में एक लेबोरेटरी है। ये जो लेबोरेटरीज है, ये इनसे जो रिजल्ट्स आते हैं, इसके बेसिस पे हमारे जो भी माने हुए जो बड़े विशिष्ट डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं इसके बेसिस पे। तो वही रिजल्ट वही लैब्स का जो एफिकेसी है और एफिशिएंसी है इन लैब्स की,
अब हम वो रिटेल में ऑफर करते हैं। तो लोग जो जनता है, लोग हैं, जो उसके कंज्यूमर्स हैं, वो मानते हैं कि हॉस्पिटल लैब से जो रिजल्ट्स आते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो हमारे हमेशा ही ट्रैक्शन रहा है इस बिज़नेस का, और अब अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। अभी यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे एक्सपेंशन को लेकर क्या योजनाएं हैं यहाँ पर। इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ की तो फिराक में आप हैं ही, लेकिन उसके अलावा किस किस ज्योग्राफीज़ की ओर भी आप आगे बढ़ने की मंशा बना रहे हैं? जहाँ तक कैपेक्स का सवाल है, तो हम अगले 3 से 4 साल में 3200-3300 बेड और ऐड करेंगे। और इसका लगभग खर्चा है कुछ 5000 करोड़ का, जो हम इंटरनल एक्रूवल से फंड कर रहे हैं। आज की डेट में हमारी बैलेंस शीट में नेट डेट हम पॉजिटिव हैं, यानी कि हमारे पास डेट नहीं है, कैश एक्सेस पड़ा है। और हम उस कैश बैलेंस पे ऐड भी करते हैं हर क्वार्टर। तो अब आगे जाके हम और भी देख रहे हैं एक्सपेंशन थ्रू एक्विजिशंस। और 21 शहर हैं जहाँ पे कम से कम 1-2 हमारे कंपेटिटर्स हैं जिनने वायबिलिटी प्रूव करी है। तो हम वहाँ जाना चाहेंगे और वहाँ पे फिर अच्छा काम करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब भी दिए। और चलिए झटपट हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे भी एक राय हम ले लेते हैं। ध्वनि, मैक्स हेल्थ में आपने मैनेजमेंट की बातचीत सुनी तमाम पैमानों पर, क्या राय होगी दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैक्स हेल्थ का अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड इसका जो है वो बुलिश साइड पे बना हुआ है। ओवरऑल स्टॉक की ट्रेजेक्टरी को देखते हुए यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है वो आगे दर्शाता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट लेवल टेक्निकली जो नीचे बना हुआ है तो स्टॉक के लिए बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल रहेगा 750 रुपए का। वहां पर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ इसके अंदर री एंट्री कर सकते हैं। ओवरऑल पोजिशनली काफी बढ़िया है, यहाँ पे ऊपर की तरफ वापस इसके अंदर 900 से 920 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। चलिए, 920 के टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पर रुकने की सलाह दी जा रही है और हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ये है ऑप्शंस का चैंपियन। और हमारे साथ इस वक्त हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट के संतोष मीणा साहब। संतोष जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए, ऑप्शन की दुनिया से आज आपकी रणनीति क्या होगी? यस, गुड मॉर्निंग प्रशांत। सो मेरा जो स्टॉक है वो रहेगा दिग्गज पीएसयू बैंक एसबीआई। यहाँ बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। 840 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। करीबन 1100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा 19 रुपीज का। आपको 7 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संतोष जी इस अहम रणनीति के लिए। तो एसबीआई 840 की कॉल आपको खरीदनी है, जो कि 11 रुपए के आसपास आपको मिलेगी। लक्ष्य 19 का, स्टॉप लॉस 7 रुपए रखना है। अधिकतम मुनाफा 6000 तक का और अधिकतम नुकसान यहां पर 3000 तक का हो सकता है। यहां पर आपको एक जानकारी दे दें, सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर आपके सामने आते हैं। ये स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर बताता है कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। नुकसान के दायरे में भी पूरी जानकारी विस्तार से बताई गई है। इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और पक्की तैयारी हो तो ही इसमें निवेश करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनीश जुड़े हुए हैं नागपुर से। डॉक्टर अनीश, गुड मॉर्निंग। बताएं, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मेरे पास में डेन नेटवर्क की 1400 शेयर है 55 रुपीज से। ओके, कब लिया था आपने? ये हो गया 1 मंथ एगो, 1 महीना पहले लिया। ठीक है। हालांकि आज तो हम ज़बरदस्त तेज़ी डेन नेटवर्क में देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने ऊपरी भाव पे लिया। हालांकि आपके भाव के आसपास ये पहुंच गया है, तो एक बेहतर तरीके से इसमें हम राय देने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कितना रुक सकते हैं आप इस स्टॉक में? रुक सकते हैं और 2-3 महीने रुक सकते हैं। 2-3 महीने तक इसमें बने रह सकते हैं। ध्वनि, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। डेन नेटवर्क 55 रुपए की इनकी खरीद है। 2 से 3 महीने का इनका नजरिया है। आज स्टॉक में एक्शन हालांकि दिख रहा है।
जी बिल्कुल प्रशांत, यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इन्होंने जहाँ पे लिया है वही ब्रेकआउट लेवल के पास इनकी बाइंग है। और अभी फिलहाल भी जहाँ हम ट्रेड कर रहे हैं तो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखा गया है। बट जिस हिसाब से आज का वॉल्यूम इंक्रीमेंट और उसके साथ स्टॉक ने यहाँ पे जो अपनी अहम ईएमएस को क्रॉस करा है ऊपर की तरफ, ओवरऑल जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। करंट लेवल से मेरी इनसे बने रहने की सलाह रहेगी। स्ट्रिक्टली यहाँ पे नीचे 51 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टारगेट ऊपर की तरफ इनका जो बनेगा तो इनको 2 से 3 महीने में यहाँ पे 60 से 62 रुपए के बीच में एग्जिट करने का भाव मिल सकता है। सलाह डेन नेटवर्क्स पर आपके लिए। कोलकाता से शयन शाह हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार शयन, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम, बोल रहा हूँ कि मेरा गेल इंडिया का 500 शेयर है, 180 रुपीज पे बाइंग है, तो मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ और टारगेट प्राइस क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। ठीक है संतोष जी, गेल इंडिया ऑलरेडी अच्छे खासे मुनाफे में है। ये 180 पे लिया था, 204 पर कारोबार कर रहा है, क्वांटिटी भी अच्छी है, तो 48,000 का मुनाफा भी इनको हो रहा है। होल्ड करना चाहिए इन्हें और तेजी के लिए अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है एकदम होल्ड करना चाहिए। कंपनी ने जिस तरह से फ्यूचर केपेक्स प्लान है कंपनी के, और कंपनी काफ़ी आज के दिन पे भी अगर आप देखें तो रीजनेबली वैल्यूड है। अराउंड 13 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है ये स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। तो मुझे लगता है कि इसमें एकदम होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 270 290 तक के टारगेट इसमें आने वाले टाइम पे हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देहरादून से निर्मल हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। बताइए आपने किस स्टॉक पर किस भाव पे खरीदारी कर रखी है? मैडम मेरे पास मेदांता के 100 शेयर हैं 1360 के भाव में, जो अभी 10 से 12% लगभग लॉस पे चल रहे हैं, तो इस पे क्या राय रहेगी? होल्ड करें या एग्जिट कर दें? आपने कब तक के लिए ले रखा है ये? हम व्यू तो 6 मंथ का था। 1360 के भाव पर। ध्वनि, 6 महीने का व्यू बाइंग प्राइस इनकी 1360 के आसपास है, तो फिलहाल तो क्लियरली घाटे में है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक ने एक यहाँ पे गिरावट हमें दिखा चुकी है। ऊपर की तरफ 1500 का लेवल हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक का क्लियर रेजिस्टेंस है उसी लेवल के पास, और वहां से हमें कॉन्स्टेंटली एक डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे और भी गहरा सकता है, जिसमें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल स्टॉक का यहाँ पे जो बनता है तो 1050 के पास बनता है। मेरी इनसे अभी फिलहाल के लिए एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि नुकसान इनको अभी और ज्यादा देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो फिलहाल आपको एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई, और इन सब के बीच में यूट्यूब पे भी हमारे पास दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। यूसुफ सिद्दीकी का सवाल है, डीबी रियल्टी पर राय जानना चाहते हैं। 100 शेयर हैं इनके पास, 216 के भाव पे इन्होंने डीबी रियल्टी का शेयर लिया हुआ है। हालांकि इन्होंने नज़रिया नहीं बताया है कि ये कब तक इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, लेकिन संतोष जी, डीबी रियल्टी 100 शेयर हैं और इन्होंने 216 के भाव पे लिया है, क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, डीबी रियलिटी मुझे लगता है कि अगर आप देखें, दूसरे रियलिटी शेयर मुझे ज़्यादा इसमें अच्छे लग रहे हैं। आपके पास जब कभी भी ऑप्शन हो कि बेटर कंपनीज आपके सामने हो, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस स्पेस में ओबेरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज स्टेट, डीएलएफ जैसे अच्छी दिग्गज कंपनियां हैं। तो और इसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा चार्ट फॉर्मेशंस भी डिस्ट्रीब्यूटिव काइंड ऑफ फॉर्मेशंस हैं। रियलिटी स्टॉक्स में ऑलरेडी बहुत तेजी आ चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप होल्ड करना चाहें तो 195 के नीचे का एक जरूर स्टॉप लॉस लगा लें। अदरवाइज देयर आर बेटर प्ले, बहुत अच्छी प्ले हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर और तीनों नाम जो दिग्गज हैं, आपको सब्सटैंशियल करेक्शंस में वहाँ देखना चाहिए। इससे तो जल्दी से जल्दी निकलने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक पर। अगला सवाल ले लेते हैं। अगली दर्शक भी हमारे साथ कोलकाता से ही हैं, धानवी तिवारी। नमस्कार धानवी, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार मैम, मेरे पास MCX है आपका 772 के प्राइस पे 100 शेयर है।
और मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, रखना है रिटायरमेंट तक का, तो इस पे मुझे आपका राय चाहिए मैम। बहुत मुबारक आपको धानवी। शेयरों की संख्या वापस से बताएंगे, कितने शेयर्स लिए थे आपने? मैम 100 शेयर। 100 शेयर्स लिए थे आपने, ठीक है। इसको हम करेक्ट कर देते हैं, ये 1000 शेयर्स नहीं है, ये 100 शेयर्स हैं। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको, तो उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। कब लिया था आपने ये धानवी, ये स्टॉक? मैम हम जहाँ तक मुझे ध्यान है 2 से 3 साल पहले लिया था मैम। मतलब कोरोना के आसपास, जहाँ तक मुझे लग रहा है, उस कोविड के समय शायद आपने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। उसके बाद हमने देखा तब से तो स्टॉक तेज़ी में ही है, मतलब आपके लेवल से तो हमेशा ऊपर ही रहा है ये स्टॉक। बीच में आपने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा, लेकिन देखिए यही फ़ायदा होता है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के साथ आप पेशेंटली हैंड उसको होल्ड करते हैं, तो इसी तरीके का फ़ायदा यहाँ पर होता है। और इनको भी 3 लाख के आसपास का फ़ायदा इस स्टॉक में हो रहा है। संतोष जी, क्या सलाह होगी? कोलकाता से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े, इसके पहले भी जो दर्शक जुड़े थे उनको भी अच्छा मुनाफा था। ये भी लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, स्टॉक सिलेक्शन इनका अच्छा है, फ़ायदे में है अभी, और रिटायरमेंट तक रुक सकती हैं। तो आप भी क्या सलाह होगी? MCX सही रहेगा या फिर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से वैल्यूएशंस हैं आज करंट लेवल पे, वो काफ़ी महंगे हैं। तो मुझे लगता है कि आप रिटायरमेंट के लिए अगर सोच रही हैं तो देयर आर बेटर ऑप्शंस आपके पास हैं। आप CDSL जैसी चीज़ें पर आप देख सकते हो। एक्सचेंज पर देखना है तो BSE ही देख सकते हो, जो कि इतना महंगा नहीं है। लेकिन ऑलरेडी सारे एक्सचेंजेस में रन आ चुके हैं, MCX में भी रन आ चुका है। क्योंकि अगर आप प्रेशियस मेटल देखें और वहाँ पर ऑप्शंस के वॉल्यूम देखेंगे तो पिछले कई महीनों से अच्छे वॉल्यूम्स रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी इनके अच्छे रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस अगेन एक कंसर्न होता है, जिसके कारण कि हो सकता है कि साइडवेज टू नेगेटिव प्राइस मूवमेंट हो। बेटर ऑप्शंस हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट का पेनिट्रेशन इंडिया में काफ़ी बड़ा होने का है। तो उस लिहाज से आप CDSL देख लो, BSE देख सकते हो। ये 2 चीज़ें हों जो कि एक लंबी अवधि के लिए, इन स्तरों पे तो नहीं, लेकिन अगर यहाँ से घटता है तो देखें, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी साइज वहाँ हो सकती है। ऑलराइट, यूट्यूब के दर्शकों के सवाल लेते हैं ज़रा। यहाँ पर हमारे पास नाम तो नहीं है इनका, बट इनका जो हैंडल है उसको अचीवर स्टॉक्स बोलते हैं, और ध्वनि RVNL पर ये सलाह चाहते हैं। इन्होंने 40 शेयर्स लिए हैं, और क्या करें उसमें, क्लियरली इनको ये सलाह चाहिए, और रेट मेरे ख्याल से 36 बता रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे RVNL और काफी सारे रेलवे स्टॉक्स में हमने ऑलरेडी एक रन अप देख चुका है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव ही है। RVNL में रिसेंटली ही यहाँ पे नंबर्स आने के बाद वापस से हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट भी इसके अंदर विटनेस करने को मिला है। तो मेरी इनसे बने रहने की ही सलाह रहेगी। नीचे की तरफ आप अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना रहेगा, तो यहाँ पे 330 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। उसके नीचे अगर स्टॉक फिसलता है तो कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं, बट जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता है स्टॉक में तेजी बनी रहेगी। तो 330 के स्टॉप लॉस के साथ RVNL को होल्ड कर। स्टॉप लॉस के साथ आपको RVNL को होल्ड करने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। चलिए, वक्त हो चला है योर स्टॉक को समाप्त करने का, लेकिन ब्रेक के बाद हम खास पेशकश लेकर आएंगे।